नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो आपकी सोच और आपके काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जहां बाहर अभी भी अंधेरा है, न्यूयॉर्क की ठंडी हवाएं चल रही हैं और शहर अभी सोया हुआ है। ठीक 5:30 बजे एक महिला अपने बिस्तर से उठती है, अपने वर्कआउट कपड़े पहनती है, एक टैक्सी रुकवाती है और जिम की ओर निकल पड़ती है। यह महिला कोई और नहीं, दुनिया की मशहूर कोरियोग्राफर ट्विला थार्प है। लेकिन यहां ट्विला हमें जिम जाने के बारे में नहीं बता रही, वो हमें उस नुस्खे के बारे में बता रही है जिसे हम रचनात्मकता या क्रिएटिविटी कहते हैं। अक्सर हमें लगता है कि क्रिएटिविटी कोई ईश्वरीय वरदान है, कोई बिजली की कड़क है जो कभी कभी गिरती है। पर ट्विला कहती है, नहीं, क्रिएटिविटी एक आदत है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि पसीना बहाने और अनुशासन का नाम है। ट्विला अपनी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करती है। वो कहती है कि जब वो सुबह टैक्सी में बैठती है तो उनका असली काम जिम में वर्कआउट करना नहीं है, बल्कि उस टैक्सी में बैठना ही उनका असली अनुष्ठान, रिचुअल। जिस पल वो टैक्सी ड्राइवर को पता बताती है, उसी पल उनकी रचनात्मक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये एक छोटा सा चुनाव है जो उन्हें भटकने से बचाता है। हम सब अपनी जिंदगी में प्रेरणा का इंतजार करते हैं, लेकिन ट्विला हमें सिखाती है कि प्रेरणा का इंतजार करना कायरों का काम है। असली कलाकार तो वो है जो सुबह उठकर अपने काम की मेज पर बैठ जाता है, चाहे उसका मन हो या ना हो। इस यात्रा में ट्विला हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाती है, खाली कमरे की। कल्पना कीजिए एक सफेद खाली कमरा जहां न कोई फर्नीचर है, न कोई संगीत और न ही कोई खिड़की। एक कलाकार के लिए यह खाली कमरा दुनिया की सबसे डरावनी जगह भी हो सकती है और सबसे बड़ी संभावना भी। ट्विला कहती हैं कि हर नया प्रोजेक्ट एक खाली कमरे की तरह होता है। इस खालीपन को भरने का डर ही हमें काम शुरू करने से रोकता है। लेकिन यहीं पर उनका बॉक्स का तरीका काम आता है। ट्विला की एक बहुत पुरानी आदत है, हर नए प्रोजेक्ट के लिए वो एक बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स लेती है और उस पर प्रोजेक्ट का नाम लिख देती है। मान लीजिए वो किसी नए डांस शो पर काम कर रही हैं, तो उस बॉक्स में वो हर वो चीज डालती जाएंगी जो उन्हें प्रेरित करती है। कोई पुराना न्यूज़पेपर, एक खास तरह का पत्थर, किसी फिल्म की टिकट या कोई पुरानी सीडी। ये बॉक्स उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। जब भी वो डरी हुई महसूस करती है या उन्हें लगता है कि उनके पास कोई विचार नहीं है, वो उस बॉक्स को खोलती है। वो कहती हैं कि बॉक्स होने का मतलब है कि आपके पास एक अतीत है, एक आधार है, और अब आपको शून्य से शुरुआत नहीं करनी है। एक और बहुत ही प्यारी कहानी जो वो साझा करती है, वो है अकेलेपन और एकाग्रता की। ट्विला कहती हैं कि रचनात्मक होने के लिए आपको खुद को दुनिया के शोर से काटना पड़ता है। वो बताती हैं कि कैसे कई बार उन्होंने हफ्तों तक किसी से बात नहीं की, सिर्फ अपने काम में डूबी रही। वो इसे मंक मोड जैसी स्थिति मानती है। उनका मानना है कि जब तक आप खुद के साथ अकेले रहने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे, तब तक आप अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। लोग अक्सर डरते हैं कि अकेले रहने से वो बोर हो जाएंगे, लेकिन ट्विला का मानना है कि बोरियत ही वो उपजाऊ जमीन है जहां से महान विचार पैदा होते हैं। लेखिका हमें यह भी समझाती है कि गलतियां करना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। वो एक किस्सा सुनाती है कि कैसे एक बार उन्होंने एक पूरा डांस परफॉर्मेंस तैयार किया। उसमें हजारों डॉलर खर्च किए, महीनों की मेहनत लगी, लेकिन अंत में उन्हें लगा कि ये काम नहीं कर रहा है। एक आम इंसान शायद हार मान लेता, लेकिन ट्विला ने उसे स्वीकार किया। उन्होंने सीखा कि हर असफल प्रयोग आपको उस चीज के करीब ले जाता है जो वास्तव में काम करेगी। वो कहती हैं, परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, बस शुरू करो। उनकी नजर में एक खराब ड्राफ्ट उस खाली पन्ने से बेहतर है जिस पर कुछ लिखा ही न गया हो। ट्विला थार्प की कहानी अब हमें उस मोड़ पर ले जाती है जहां हम अक्सर अटक जाते हैं, विचारों की खोज। हम सोचते हैं कि महान विचार आसमान से टपकेंगे, लेकिन ट्विला कहती हैं कि विचार हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं,
बस हमें उन्हें देखने वाली आंखें चाहिए। वो इसे कहती हैं स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग। जैसे एक मुर्गी जमीन को खुरचकर अपना दाना ढूंढती है, वैसे ही एक कलाकार को अपनी दुनिया को खुरचना पड़ता है। कल्पना कीजिए, ट्विला एक कैफे में बैठी है। वो वहां सिर्फ कॉफी नहीं पी रही, वो लोगों को देख रही है। वो देखती है कि कैसे एक आदमी अपनी घड़ी को बार बार छू रहा है, कैसे एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है। ये छोटी छोटी हरकतें उनके लिए एक डांस स्टेप का बीज बन जाती है। वो कहती है कि जब आप स्क्रैच कर रहे होते हैं तो आप दरअसल छोटे छोटे सुराग ढूंढ रहे होते हैं। कभी कभी एक पुरानी किताब का एक जुमला या सड़क किनारे लगा एक फटा हुआ पोस्टर आपके दिमाग में बिजली की तरह कौंध सकता है। यहीं पर वो अपने सबसे मशहूर बॉक्स, द बॉक्स के सिद्धांत को विस्तार से समझाती है। ट्विला के पास सैकड़ों फाइलिंग बॉक्स है। हर बॉक्स एक अलग प्रोजेक्ट का है। वो कहती हैं कि बॉक्स रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कभी ये डर नहीं लगता कि आप कुछ भूल जाएंगे। अगर उन्हें रात को 2 बजे कोई विचार आता है तो वो उसे एक कागज पर लिखती है और उस बॉक्स में डाल देती है। ये बॉक्स उनके लिए एक याददाश्त का बैंक। वो एक कहानी सुनाती है कि कैसे एक बार उन्होंने एक महान संगीतकार के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बीच में ही प्रोजेक्ट रुक गया। सालों बाद जब उन्हें फिर से प्रेरणा की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने बस वो पुराना बॉक्स खोला और सारा कचरा, जो वास्तव में खजाना था, उनके सामने था। वो हमें सिखाती हैं कि रचनात्मकता के लिए व्यवस्थित होना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या होगा अगर आप स्क्रैच कर रहे हैं और कुछ भी हाथ नहीं लग रहा? ट्विला यहां क्रिएटिव ग्रिड की बात करती है। वो कहती हैं कि हर कलाकार का अपना एक डीएनए होता है। जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, वैसे ही हर कलाकार के काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग सुबह के वक्त सबसे अच्छे विचार लाते हैं, कुछ रात के सन्नाटे में। ट्विला हमें खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछने को कहती है। आपकी स्वाभाविक लय क्या है? क्या आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या लोगों के साथ? क्या आप बड़े कैनवास पर काम करना चाहते हैं या छोटी बारीकियों पर? जब तक आप अपनी इस मूल प्रकृति यानी डीएनए को नहीं समझेंगे, आप दूसरों की नकल करते रहेंगे और कभी संतुष्ट नहीं होंगे। इसके बाद ट्विला हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। डर, फियर। वो कहती हैं कि डर हर कलाकार का साया है। खाली पन्ने का डर, लोगों के जजमेंट का डर, या इस बात का डर कि शायद मेरा सबसे अच्छा काम अब बीत चुका है। वो एक बहुत पुरानी कहानी सुनाती है। एक बार एक युवा कलाकार उनके पास आया और बोला, मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। ट्विला ने उससे कहा कि डर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, काम में डूब जाना। जब आपका शरीर और दिमाग पूरी तरह से करने में लगा होता है तो डरने के लिए जगह ही नहीं बचती। वो कहती हैं कि डर एक अंधेरे कमरे की तरह है, लेकिन जैसे ही आप काम का दिया जलाते हैं, अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। वो आगे हमें प्लानिंग बनाम किस्मत के बारे में बताती है। वो कहती हैं कि जबरदस्त तैयारी ही आपको खुशकिस्मत बनाती है। जब आप अपनी तकनीक पर इतनी पकड़ बना लेते हैं कि आपको उसके बारे में सोचना न पड़े, तब जाकर आप सच में स्वतंत्र होते हैं। वो उन खिलाड़ियों का उदाहरण देती है जो घंटों तक एक ही शॉट की प्रैक्टिस करते हैं ताकि मैच के दौरान उन्हें सोचना न पड़े, उनका शरीर अपने आप जवाब दे। एक कलाकार के लिए भी यही सच है। अगर आप रोज लिखते हैं, रोज पेंट करते हैं या रोज रियाज करते हैं, तो एक दिन अचानक वह जादुई पल आएगा जिसे दुनिया किस्मत कहेगी। लेकिन आप जानते होंगे कि उसके पीछे उन हजारों घंटों की आदत है जो आपने चुपचाप बिताए हैं। ट्विला ये भी कहती है कि कभी कभी आपको अपनी आदतों को तोड़ना भी पड़ता है। वो इसे पंप को हिलाना, जिगलिंग द पंप कहती है। अगर आप एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं तो जानबूझकर कुछ अलग करें। अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो बाएं हाथ से लिखने की कोशिश करें।
अगर आप घर के अंदर काम करते हैं तो पार्क में जाकर बैठें। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग के सोए हुए हिस्सों को जगा देता है। ट्विला थार्प कहती हैं कि जब आपके पास एक विचार आ जाता है और आपने उसे अपने बॉक्स में सहेज लिया होता है, तब असली चुनौती शुरू होती है, उस विचार को हकीकत में बदलना। वो इसे कौशल, स्किल का नाम देती है। ट्विला का मानना है कि बिना तकनीक के महान विचार सिर्फ एक सपना बनकर रह जाते हैं। वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाती है। एक बार उन्होंने एक बहुत ही प्रतिभाशाली डांसर को देखा जिसके पास अद्भुत विचार थे, लेकिन जब वो मंच पर उतरा तो वो थक गया। उसकी मांसपेशियां उसका साथ नहीं दे रही थी। यहां ट्विला एक बहुत बड़ी सीख देती है। आपकी कल्पना आपके कौशल से आगे नहीं निकलनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कहानी है, लेकिन अगर आपको शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं पता तो वो कहानी लोगों के दिल तक नहीं पहुंचेगी। इसीलिए ट्विला रोजाना रियाज पर इतना जोर देती है। वो कहती हैं कि आपको अपनी कला में इतना माहिर होना चाहिए कि तकनीक आपकी आदत बन जाए। जब आप अपनी तकनीक के मालिक बन जाते हैं, तब जाकर आप सच में रचनात्मक हो सकते हैं। इसके बाद कहानी मुड़ती है एक ऐसे मोड़ की तरफ जिससे हम सब डरते हैं, गलतियां और विफलता, फेलियर। ट्विला बहुत ईमानदारी से अपनी हार के बारे में बताती है। वो एक शो का जिक्र करती हैं जिसका नाम था द कैथरीन व्हील। द कैथरीन व्हील। उन्होंने इसके लिए अपनी जान लगा दी थी, लेकिन जब ये शो प्रीमियर हुआ तो आलोचकों ने इसे पसंद नहीं किया। ये एक बड़ी व्यावसायिक असफलता थी, लेकिन ट्विला यहां टूटती नहीं है। वो कहती है कि असफलता भी एक जानकारी है। वो हमें सिखाती है कि एक कलाकार के लिए हार का मतलब अंत नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है कि आपको अपना रास्ता थोड़ा बदलना होगा। वो कहती हैं कि अगर आप कभी फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया नहीं कर रहे, आप बस सुरक्षित खेल रहे हैं। एक सच्चा कलाकार वह है जो गिरता है, अपनी धूल झाड़ता है, अपनी गलतियों से एक सबक सीखता है और फिर से काम पर लग जाता है। यहीं पर वो बैलेंस की बात करती है। वो कहती है कि कई बार हम अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। वो इसे पहाड़ पर चढ़ने जैसा बताती है। जब आप पहाड़ चढ़ रहे होते हैं तो आपको सिर्फ पत्थर और मिट्टी दिखती है, लेकिन जब आप थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं तब आपको पूरा रास्ता और चोटी नजर आती है। ट्विला का सुझाव है कि हर कलाकार को समय समय पर अपने काम से दूरी बनानी चाहिए। थोड़ा ब्रेक लेना, टहलने जाना या किसी दोस्त से बात करना आपको वो नया नजरिया दे सकता है जो कमरे में बंद रहकर नहीं मिल सकता। ट्विला एक और बहुत जरूरी कहानी सुनाती है जिसे वो वैलिडेशन कहती है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारे काम की तारीफ करें, हमें लाइक और कमेंट मिले, लेकिन ट्विला चेतावनी देती है कि दूसरों की तारीफ की आदत डालना बहुत खतरनाक है। अगर आप लोगों की तारीफ के लिए काम करेंगे तो आप उनकी पसंद के गुलाम बन जाएंगे। एक कलाकार की असली जीत तब है जब वो अपने काम से खुद संतुष्ट हो। वो कहती हैं, अपने सबसे बड़े आलोचक खुद बनो, लेकिन अपने सबसे बड़े समर्थक भी। वो हमें एक रचनात्मक इंजन बनाने की सलाह देती है। ये इंजन तब चलता है जब आप अपनी सफलता और असफलता दोनों को एक समान भाव से देखते हैं। वो कहती हैं कि जैसे ही एक प्रोजेक्ट खत्म हो, चाहे वो सुपरहिट हो या फ्लॉप, अगले दिन सुबह 5 बजे आपको फिर से उसी टैक्सी में बैठना है। आपकी आदत ही आपकी सुरक्षा है। ट्विला थार्प एक बहुत ही गहरी बात कहती है। कोई भी कलाकार एक द्वीप नहीं होता। भले ही रचनात्मकता की शुरुआत आपके अकेलेपन और उस खाली कमरे से होती है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए अक्सर आपको दूसरों की जरूरत पड़ती है। ट्विला यहां सहयोग और कोलैबोरेशन की एक ऐसी कहानी सुनाती है जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो टीम के साथ काम करना चाहता है। वो बताती है कि जब वो किसी म्यूजिशियन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर या किसी दूसरे डांसर के साथ काम करती है तो वो अपनी ईगो, अहंकार
को दरवाजे के बाहर छोड़ आती है। वो कहती हैं कि सहयोग का मतलब ये नहीं है कि आपकी बात ऊपर रहे, बल्कि इसका मतलब है कि विचार ऊपर रहे। एक किस्सा है जहां एक डिजाइनर ने ट्विला के एक बहुत ही पसंदीदा ड्रेस को बदलने का सुझाव दिया। शुरुआत में ट्विला को गुस्सा आया, लेकिन जब उन्होंने शांत होकर सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो डिजाइनर उस चीज को देख पा रहा था जिसे वो खुद नहीं देख पा रही थी। यहां हमें एक बड़ी सीख मिलती है। अपनी कला के प्रति जुनूनी होना अच्छा है, लेकिन उसके प्रति अंधे हो जाना खतरनाक है। ट्विला हमें वैली ऑफ फियर, डर की घाटी के बारे में बताती है, जो अक्सर सहयोग के दौरान आती है। जब दो लोग साथ काम करते हैं तो विचारों का टकराव होना लाजमी है, लेकिन ट्विला कहती हैं कि इस टकराव से जो चिंगारी निकलती है वही सबसे बेहतरीन काम को जन्म देती है। वो हमें सलाह देती है कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम करें जो आपसे बेहतर हो, जो आपको चुनौती दे, जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर खींच सके। इसके बाद कहानी मुड़ती है एक ऐसे विषय पर जो आज के समय में बहुत जरूरी है, लंबी रेस का घोड़ा, लॉन्जेविटी बनना। ट्विला अब जवान नहीं है, लेकिन उनकी ऊर्जा किसी 20 साल के डांसर से कम नहीं है। लोग उनसे पूछते हैं, आप इतने सालों से ये कैसे कर पा रही हैं? उनका जवाब बहुत सादा है, मैंने अपनी आदत को कभी टूटने नहीं दिया। वो एक कहानी सुनाती है, प्रेरणा के सूख जाने की। कई बार ऐसा होता है कि एक कलाकार एक बड़ी सफलता पाता है और फिर रुक जाता है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया है, लेकिन ट्विला इसे रचनात्मक मौत मानती है। वो कहती है कि एक कलाकार का काम कभी खत्म नहीं होता। वो पुराने उस्तादों जैसे मोजार्ट और बीथोवेन का उदाहरण देती है, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक काम किया। ट्विला हमें सिखाती है कि रचनात्मकता कोई स्प्रिंट, छोटी दौड़ नहीं है, बल्कि ये एक मैराथन है। आपको अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी आत्मा का ध्यान रखना होगा ताकि आप सालों साल सृजन कर सके। ट्विला यहां बर्निंग आउट, थकान से बचने का एक अनोखा तरीका बताती है। वो कहती है कि जब आप महसूस करें कि आपका दिमाग अब काम नहीं कर रहा, तो जोर मत लगाइए, उस वक्त खाली हो जाइए। वो अक्सर कहती है कि कभी कभी सबसे उत्पादक काम जो आप कर सकते हैं वह है सो जाना। आराम करना भी रचनात्मक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगर आप अपने कुएं से पानी निकालते रहेंगे और उसे भरने का समय नहीं देंगे, तो एक दिन कुआं सूख जाएगा। अंत में ट्विला हमें एक बहुत ही सुंदर विदाई संदेश देती है। वो कहती है कि चाहे आप पेंटर हो, लेखक हो, बिजनेसमैन हो या घर चलाने वाले, रचनात्मकता हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ खास लोगों के पास होती है। ये उन लोगों के पास होती है जो हर दिन उठते हैं, अपनी टैक्सी में बैठते हैं और अपने बॉक्स में एक नया विचार डालने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, ट्विला थार्प एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछती है, क्या होगा जब आपका बॉक्स खाली हो जाए, जब आपकी टैक्सी आपको कहीं ले जाए और जब वह सफेद खाली कमरा आपको निगलने लगे? हर कलाकार की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जिसे हम बर्नआउट या क्रिएटिव ब्लॉक कहते हैं। ट्विला कहती है कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि आपका अंदरूनी इंजन थोड़ा जाम हो गया है। यहां वो एक अद्भुत कहानी सुनाती है जिसे वो किस्मत को मजबूर करना कहती है। वो कहती है कि जब विचार आने बंद हो जाए तो इंतजार मत करो। वो मोजार्ट का उदाहरण देती है। मोजार्ट कभी भी प्रेरणा का इंतजार नहीं करते थे। वो बस पियानो पर बैठ जाते थे और बेतरतीब सुर बजाना शुरू करते थे। ट्विला इसे मूवमेंट फॉर मूवमेंट सेक कहती है, यानी सिर्फ काम करने के लिए काम करना। अगर आप लेखक हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस जो दिमाग में आए वो लिखना शुरू कर दे, भले ही वो बकवास हो। हाथ का हिलना दिमाग के दरवाजे खोल देता है। ट्विला एक और बहुत जरूरी तकनीक बताती है, अतीत को लूटो, लूट इन द पास्ट।
वो कहती हैं कि अगर आज आपके पास नया कुछ नहीं है तो इतिहास की ओर मुड़ो। वो पुराने उस्तादों की पेंटिंग्स देखती है, पुरानी फिल्में देखती है और उनसे चोरी नहीं बल्कि सीख लेती है। वो कहती हैं कि महान कलाकार वह है जो ये जानता है कि उसे कहां से प्रेरणा लेनी है। वो एक डांसर की कहानी सुनाती है जो अपनी तकनीक भूल रही थी। ट्विला ने उसे वापस बेसिक मूल सिद्धांतों पर भेजा। कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका 2 कदम पीछे हटना होता है। इसके बाद ट्विला बात करती है परफेक्शनिज्म, पूर्णतावाद की। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब फंसते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पहला ही शॉट मास्टरपीस हो। ट्विला कहती है परफेक्ट होने की जिद ही आपकी रचनात्मकता का गला घोंट देती है। वो अपनी एक बड़ी असफलता का जिक्र करती है जहां उन्होंने एक शो को परफेक्ट बनाने के चक्कर में इतना समय बर्बाद किया कि उसकी आत्मा ही मर गई। वो हमें सिखाती हैं कि बेहतर होना परफेक्ट होने से कहीं ज्यादा जरूरी है। वो कहती है गंदा काम करो, खराब लिखो, लेकिन काम पूरा करो। एक पूरा किया हुआ खराब प्रोजेक्ट उस आधे छोड़े हुए महान विचार से बेहतर है जो कभी दुनिया देख ही नहीं पाया। ट्विला यहां लय रिदम की बात भी करती है। वो कहती हैं कि जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, वैसे ही रचनात्मकता की भी अपनी एक लहर होती है। कभी आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे और कभी बहुत कम। वो कहती हैं कि अपनी कम ऊर्जा वाले दिनों के लिए भी एक रूटीन रखें। उन दिनों में आप वह काम करें जिसमें कम दिमाग लगता हो, जैसे अपने बॉक्स को व्यवस्थित करना, रिसर्च करना या बस अपनी कला के औजारों को साफ करना। अंत में ट्विला हमें आत्मविश्वास के बारे में एक अनूठी बात बताती है। वो कहती हैं कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास हमेशा रहेगी। ये हर सुबह कमाना पड़ता है। जब वो सुबह 5:63 जिम पहुंचती है तो उनका आत्मविश्वास 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पसीना बहाती है वो इसे वापस हासिल करती है। वो कहती है आपका काम ही आपकी पहचान है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कलाकार हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे तो आप सिर्फ एक सोचने वाले। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि एक कलाकार को दुनियादारी और पैसों की समझ नहीं होती, लेकिन ट्विला थार्प इस बात को पूरी तरह खारिज करती है। वो कहती है अगर आप अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको उसे मैनेज करना सीखना होगा। वो अपनी कहानी के इस हिस्से में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, अ क्रिएटिव इकोनॉमी की बात करती है। ट्विला एक किस्सा सुनाती है जब उन्हें अपने डांस ग्रुप के लिए फंड जुटाना था। उन्हें समझ आया कि सिर्फ अच्छा डांस करना काफी नहीं है, उन्हें यह भी समझाना होगा कि वह डांस लोगों के लिए क्यों जरूरी है। यहां वो एक बहुत बड़ी सीख देती है। बेचना, सेलिंग आपकी कला को छोटा नहीं करता। अगर आप अपनी बनाई हुई चीज पर गर्व करते हैं तो उसे दुनिया को बताने में शर्म कैसी। वो कहती हैं कि एक कलाकार को अपना खुद का मैनेजर बनना पड़ता है, चाहे वो बजट बनाना हो, लोगों से बात करना हो या अपने समय का हिसाब रखना हो। यहीं पर वो समय, टाइम मैनेजमेंट के अपने सबसे कड़े नियम के बारे में बताती है। ट्विला का मानना है कि समय ही एक कलाकार की सबसे महंगी संपत्ति है। वो कहती हैं लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतनी उत्पादक कैसे हूं। मेरा जवाब है मैं नहीं कहना जानती हूं। वो पार्टियों में नहीं जाती, वो फालतू की गप्पे नहीं लड़ाती। वो कहती हैं कि आपको अपने काम के इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी करनी होगी ताकि बाहरी शोर आपकी रचनात्मक शांति को भंग न कर सके। वो हमें सिखाती हैं कि अनुशासन ही वो आजादी है जिसके पीछे हम भागते हैं। जब आपके पास एक कड़ा रूटीन होता है तो आपका दिमाग फालतू की चिंताओं से मुक्त होकर सिर्फ सृजन, क्रिएशन पर ध्यान दे पाता है। इसके बाद ट्विला एक बहुत ही मानवीय पहलू पर आती है जिसे वो तुलना का जहर, द पॉइजन ऑफ कंपैरिजन कहती है। आज के सोशल मीडिया के दौर में
हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर आंकने लगते हैं। ट्विला कहती हैं कि हर कलाकार की यात्रा अलग होती है। वो एक डांसर की कहानी सुनाती है जिसने दूसरी डांसर की नकल करने की कोशिश की और अपनी मौलिकता खो दी। वो कहती हैं, अपनी कमियों को अपनी खूबी बनाओ। अगर आप दूसरों जैसे नहीं बन सकते तो शायद इसलिए क्योंकि आपको कुछ ऐसा करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। ट्विला यहां मेंटोर्स यानी गुरुओं की अहमियत पर भी जोर देती है। वो कहती है कि जरूरी नहीं कि आपका गुरु जीवित हो या आपके पास हो। वो खुद लियोनार्डो दा विंची और प्राचीन ग्रीक मूर्तिकारों को अपना गुरु मानती है। वो उनके काम का अध्ययन करती है, उनसे मानसिक संवाद करती है। वो कहती हैं कि जब आप अकेले महसूस करें तो उन महान लोगों की शरण में जाएं जिन्होंने आपसे पहले ये रास्ता तय किया है। उनकी कहानियां आपको याद दिलाएंगी कि संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। एक और दिलचस्प किस्सा वो पर्यावरण एनवायरनमेंट का सुनाती है। वो कहती हैं कि आपका काम करने का स्थान आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है तो शायद आपके विचार भी बिखरे हुए होंगे। वो अपने स्टूडियो को एक मंदिर की तरह मानती हैं। वो कहती हैं कि जैसे ही वो उस जगह कदम रखती है उनका शरीर समझ जाता है कि अब काम का समय है। वो हमें सलाह देती है कि अपने घर में एक छोटा सा कोना ऐसा बनाएं जो सिर्फ आपकी रचनात्मकता के लिए समर्पित हो। वहां कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपकी कला। अंत में ट्विला हमें विरासत लेगेसी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वो कहती हैं कि आप जो बना रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है। वो कहती है, हर दिन एक नया मौका है कुछ ऐसा बनाने का जो आपके जाने के बाद भी जीवित रहे। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति है जब वो कहती हैं कि अंत में सिर्फ आपका काम ही बचेगा। इसलिए उस काम को इतनी ईमानदारी और आदत से करें कि वो अमर हो जाए। दोस्तों, ट्विला थार्प का मानना है कि इतिहास के पन्ने उन लोगों से भरे पड़े हैं जिन्होंने अपनी कला को एक पवित्र आदत बना लिया था। वो हमें सबसे पहले ले जाती है बीथोवन के पास। बीथोवन दुनिया के महानतम संगीतकारों में से एक थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सुबह कैसी होती थी? बीथोवन हर सुबह उठकर खुद अपने हाथों से कॉफी बीन्स गिनते थे, ठीक 60 दाने, न एक कम न एक ज्यादा। ये उनका एक रिचुअल अनुष्ठान था। ट्विला कहती हैं कि ये कॉफी बनाने का तरीका नहीं था, बल्कि ये उनके दिमाग को ये बताने का तरीका था कि अब काम शुरू होने वाला है। जब वो अपनी कॉफी पी लेते थे तो वो अपनी मेज पर बैठ जाते थे और घंटों तक संगीत लिखते थे। उनकी ये छोटी सी आदत उन्हें उस खाली कमरे के डर से बचाती थी। इसके बाद ट्विला हमें इगोर स्ट्राविंस्की की कहानी सुनाती है, जो एक और मशहूर संगीतकार थे। स्ट्राविंस्की के बारे में एक बहुत ही अजीब लेकिन प्रेरणादायक बात थी। अगर कभी वो संगीत लिखते वक्त अटक जाते थे या उन्हें लगता था कि उनके विचार जाम हो गए हैं, तो वो तुरंत अपने पियानो से उठते थे और फर्श पर हैंडस्टैंड, हाथों के बल खड़ा होना करते थे। ट्विला कहती है कि शरीर को उल्टा करने से उनका खून का दौरा बदल जाता था और उनका दिमाग फिर से ताजा हो जाता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आपका दिमाग काम न करे तो अपने शरीर का इस्तेमाल करें। रचनात्मकता सिर्फ खोपड़ी के अंदर नहीं होती, वो पूरे शरीर में बहती है। ट्विला एक और बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण देती है, महान चित्रकार विंसेंट वैन गोग का। लोग सोचते हैं कि वैन गॉग बस पागलपन के दौरे में पेंटिंग करते थे, लेकिन ट्विला हमें दिखाती है कि वो कितने अनुशासित थे। वैन गॉग हर दिन, चाहे मौसम कैसा भी हो, अपनी ईजल उठाकर बाहर निकल जाते थे। उन्होंने हजारों स्केच बनाए इससे पहले कि उन्होंने अपना पहला मास्टरपीस बनाया। ट्विला कहती है कि प्रतिभा, टैलेंट सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन तैयारी, प्रेपरेशन
यही वह चीज है जो आपको अंत तक ले जाती है। वैन गॉग की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया को आपकी मेहनत नहीं दिखती, उसे सिर्फ आपका परिणाम दिखता है। लेकिन उस परिणाम के पीछे हजारों खराब पेंटिंग्स का ढेर होता है। लेखिका हमें मोजार्ट के बारे में भी एक नई बात बताती है। अक्सर लोग कहते हैं कि मोजार्ट के दिमाग में संगीत अपने आप बजता था और वो बस उसे कागज पर उतार देते थे। लेकिन ट्विला कहती हैं कि यह आधा सच है। मोजार्ट बचपन से ही संगीत के बीच पले बढ़े थे। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की थी कि संगीत उनकी दूसरी भाषा बन गया था। ट्विला का तर्क है कि जिसे हम सहज ज्ञान इंट्यूशन कहते हैं, वो वास्तव में वर्षों के कड़े अभ्यास का फल होता है। जब आप किसी चीज को हजारों बार करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे बिना सोचे समझे करने लगता है। अंत में ट्विला एक आधुनिक उदाहरण देती है, थॉमस एडिसन का। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार कोशिश की थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपनी असफलताओं से दुखी नहीं हुए, तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। ट्विला कहती हैं कि एक कलाकार के लिए प्रयोग करना ही सबसे बड़ी आदत होनी चाहिए। ये सभी कहानियां हमें एक ही दिशा में ले जाती हैं। महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाती है। ये उन छोटे छोटे कामों का जोड़ है जिन्हें आप तब भी करते हैं जब आपका मन नहीं होता। बेथोवेन की कॉफी, स्ट्राविंस्की का हैंडस्टैंड और वैन गॉग का रोज बाहर निकलना, ये सब द क्रिएटिव हैबिट के ही अलग अलग रूप हैं। दोस्तों, ट्विला थार्प हमें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देती है। वो कहती हैं कि जब आप अपनी कला में सफल होने लगते हैं तो आप एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंस सकते हैं, और वो जाल है सफलता का दोहराव। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और लोगों ने उसे पसंद किया। अब आपका मन करेगा कि आप वैसी ही दूसरी पेंटिंग भी बनाएं। लेकिन ट्विला कहती हैं कि जिस पल आप खुद को दोहराना शुरू करते हैं, उसी पल आपकी रचनात्मकता दम तोड़ देती है। वो हमें क्रिएटिव रिस्क यानी रचनात्मक जोखिम लेने की कहानी सुनाती है। वो कहती हैं कि एक सच्चा कलाकार वह है जो अपनी सबसे बड़ी सफलता को लात मारकर कुछ नया शुरू करने की हिम्मत रखता है। वो उदाहरण देती हैं मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो का। पिकासो ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी स्टाइल को कई बार बदला। जब लोग उनके ब्लू पीरियड की पेंटिंग्स के दीवाने थे, तो उन्होंने अचानक सब कुछ बदलकर रोज पीरियड शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्यूबिज्म का आविष्कार किया। पिकासो का मानना था कि हर निर्माण का कार्य पहले विनाश का कार्य होता है। आपको अपने पुराने मैं को मारना पड़ता है ताकि नया मैं जन्म ले सके। ट्विला यहां एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाती है जिसे वो खाई में कूदना कहती है। वो कहती हैं कि जब वो कोई नया डांस कोरियोग्राफ करती है तो वो जानबूझकर ऐसी चीजें डालती है जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। वो कहती है, अगर मुझे पता है कि अंत क्या होगा तो काम करने का मजा ही क्या है। उनके लिए रचनात्मकता का मतलब ही है अंधेरे में हाथ पैर मारना और कुछ ऐसा ढूंढना जो अस्तित्व में नहीं था। वो हमें कंफर्ट जोन के खतरों के बारे में बताती है। वो कहती हैं कि एक कलाकार के लिए सबसे सुरक्षित जगह ही सबसे खतरनाक जगह होती है। अगर आपको अपना काम बहुत आसान लग रहा है तो समझ जाइए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। वो सलाह देती हैं कि हमेशा अपने काम में एक कठिनाई का तत्व रखें। अगर आप लेखक हैं तो ऐसी शैली में लिखें जो आपको डराती हो। अगर आप डांसर हैं तो ऐसे संगीत पर नाचें जिसे आप समझ ना पा रहे हों। ये असहजता ही आपके दिमाग की नई नसों को खोलती है। इसके बाद ट्विला एक और बहुत जरूरी बात कहती है, उधार की प्रेरणा बनाम अपनी आवाज। वो कहती हैं कि शुरुआती दिनों में दूसरों की नकल करना ठीक है, जिसे वो लूटिंग कहती है, लेकिन अंत में आपको अपनी खुद की आवाज ढूंढनी ही होगी।
वो एक युवा संगीतकार की कहानी सुनाती है जो बिल्कुल अपने गुरु जैसा संगीत बजाता था। ट्विला ने उससे कहा, दुनिया के पास पहले से ही तुम्हारा गुरु है, उसे तुम्हारी जरूरत क्यों है? ये बात हम सबके लिए एक सबक है। आप चाहे YouTube वीडियो बना रहे हो या कोई किताब लिख रहे हो, अगर उसमें आप नहीं है तो वह बेजान है। ट्विला इस भाग का अंत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ करती है, किस्मत और तैयारी का मिलन। वो कहती हैं कि लोग अक्सर सफल लोगों को लकी कहते हैं, लेकिन ट्विला का मानना है कि किस्मत सिर्फ उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो पहले से ही तैयार खड़े होते हैं। वो कहती है, मैंने कभी ऐसी लकी घटना नहीं देखी जो हजारों घंटों की मेहनत का नतीजा ना हो। जोखिम लेना भी एक तरह की तैयारी है। जब आप जोखिम लेते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आप कुछ बड़ा पाने के योग्य हैं। दोस्तों, ट्विला थार्प एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछती है, आपका काम कब पूरा होता है? एक कलाकार के लिए यह सबसे कठिन निर्णय है। आप एक पेंटिंग पर सालों काम कर सकते हैं, एक किताब को बार बार एडिट कर सकते हैं, लेकिन ट्विला कहती है कि पूर्णता, परफेक्शन की तलाश अक्सर आलस्य का एक रूप होती है। हम डरते हैं कि जैसे ही हम काम पूरा करेंगे, दुनिया उसे जज करेगी, इसलिए हम उसे अधूरा रखकर खुद को सुरक्षित महसूस कराते हैं। यहां ट्विला निर्मम संपादन, रूथलेस एडिटिंग की एक कहानी सुनाती है। वो कहती हैं कि जब वो एक नया डांस तैयार करती है तो वो अपने सबसे पसंदीदा स्टेप्स को भी काटने में नहीं हिचकिचाती। वो इसे अपने प्रिय को मारना, किल योर डार्लिंग्स कहती है। कई बार हमें अपनी बनाई हुई कोई एक चीज बहुत पसंद आती है, लेकिन वह पूरे प्रोजेक्ट के साथ फिट नहीं बैठ रही होती। ट्विला कहती है कि अगर कोई चीज कहानी या परफॉर्मेंस की लय को रोक रही है, तो चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, उसे हटा देना ही समझदारी है। एक सच्चा रचनात्मक व्यक्ति वह है जो अपनी मेहनत के मोह से ऊपर उठकर अपनी कला की गुणवत्ता को चुनता है। इमेज डिपिक्टिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव एडिटिंग एंड रिफाइनमेंट। इसके बाद ट्विला बात करती है फीडबैक यानी दूसरों की राय की। वो कहती हैं कि हर कलाकार को एक भरोसेमंद आईने की जरूरत होती है। वो एक ऐसे दोस्त या मेंटर की तलाश करने को कहती है जो आपको कड़वा सच बता सके। वो कहती हैं, उन लोगों से बचो जो सिर्फ तुम्हारी तारीफ करते हैं, वे तुम्हारी प्रगति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ट्विला खुद अपने रिहर्सल में ऐसे लोगों को बुलाती है जो डांस के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया सबसे ईमानदार होती है। अगर एक काम इंसान को आपके काम में कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा, तो आपकी सारी तकनीक बेकार है। ट्विला एक और बहुत जरूरी बात कहती है, निर्णय की घड़ी। वो कहती हैं कि रचनात्मकता का मतलब सिर्फ बनाना नहीं है, बल्कि चुनना भी है। एक कलाकार दिन भर में हजारों चुनाव करता है। कौन सा रंग इस्तेमाल करना है, कौन सा शब्द हटाना है। वो कहती हैं कि अपनी निर्णय लेने की क्षमता को तेज करें। जितना ज्यादा आप फैसले लेंगे, उतनी ही आपकी रचनात्मक मांसपेशी मजबूत होगी। डर के मारे फैसला न लेना सबसे बड़ा पाप है। इमेज शोइंग अ क्रिएटिव प्रोफेशनल मेकिंग क्रिटिकल डिसीजंस एंड सिलेक्शंस। वो हमें अंतिम 10% के बारे में बताती है। वो कहती हैं कि किसी भी काम का 90% हिस्सा उत्साह में पूरा हो जाता है, लेकिन आखिरी का 10% सबसे थकाव और उबाऊ होता है। यहीं पर आदत काम आती है। जब प्रेरणा खत्म हो जाती है, तब केवल आपकी अनुशासन वाली आदत ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। वो कहती हैं, मैदान मत छोड़ो जब तक कि काम पूरी तरह से जम न जाए। अंत में ट्विला हमें रिलीज यानी मुक्त करने की कला सिखाती है। वो कहती हैं कि जैसे ही आप अपना काम दुनिया को सौंपते हैं, वह आपका नहीं रहता, अब वह दर्शकों का है। वो हमें सलाह देती हैं कि जैसे ही एक काम खत्म हो, उसे भूल जाओ। अपनी पिछली सफलता की ट्रॉफी को घिसते मत रहो। अगले ही पल अपने अगले खाली कमरे और अगले बॉक्स
कि तैयारी शुरू कर दो। एक कलाकार की असली खुशी उस चीज में नहीं है जो उसने बना ली है, बल्कि उस चीज में है जो वह बनाने वाला है। दोस्तों, ट्विला थार्प एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछती है। आपका काम कब पूरा होता है? एक कलाकार के लिए यह सबसे कठिन निर्णय है। आप एक पेंटिंग पर सालों काम कर सकते हैं, एक किताब को बार बार एडिट कर सकते हैं, लेकिन ट्विला कहती है कि पूर्णता, परफेक्शन की तलाश अक्सर आलस्य का एक रूप होती है। हम डरते हैं कि जैसे ही हम काम पूरा करेंगे, दुनिया उसे जज करेगी, इसलिए हम उसे अधूरा रखकर खुद को सुरक्षित महसूस कराते हैं। यहां ट्विला निर्मम संपादन, रूथलेस एडिटिंग की एक कहानी सुनाती है। वो कहती हैं कि जब वो एक नया डांस तैयार करती है, तो वो अपने सबसे पसंदीदा स्टेप्स को भी काटने में नहीं हिचकिचाती। वो इसे अपने प्रिय को मारना, किल योर डार्लिंग्स, कहती है। कई बार हमें अपनी बनाई हुई कोई एक चीज बहुत पसंद आती है, लेकिन वह पूरे प्रोजेक्ट के साथ फिट नहीं बैठ रही होती। ट्विला कहती है कि अगर कोई चीज कहानी या परफॉर्मेंस की लय को रोक रही है, तो चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, उसे हटा देना ही समझदारी है। एक सच्चा रचनात्मक व्यक्ति वह है जो अपनी मेहनत के मोह से ऊपर उठकर अपनी कला की गुणवत्ता को चुनता है। इमेज डिपिक्टिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव एडिटिंग एंड रिफाइनमेंट। इसके बाद ट्विला बात करती है फीडबैक यानी दूसरों की राय की। वो कहती हैं कि हर कलाकार को एक भरोसेमंद आईने की जरूरत होती है। वो एक ऐसे दोस्त या मेंटर की तलाश करने को कहती है जो आपको कड़वा सच बता सके। वो कहती हैं, उन लोगों से बचो जो सिर्फ तुम्हारी तारीफ करते हैं, वे तुम्हारी प्रगति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ट्विला खुद अपने रिहर्सल में ऐसे लोगों को बुलाती है जो डांस के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया सबसे ईमानदार होती है। अगर एक काम इंसान को आपके काम में कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा, तो आपकी सारी तकनीक बेकार है। ट्विला एक और बहुत जरूरी बात कहती है, निर्णय की घड़ी। वो कहती हैं कि रचनात्मकता का मतलब सिर्फ बनाना नहीं है, बल्कि चुनना भी है। एक कलाकार दिन भर में हजारों चुनाव करता है। कौन सा रंग इस्तेमाल करना है, कौन सा शब्द हटाना है। वो कहती हैं कि अपनी निर्णय लेने की क्षमता को तेज करें। जितना ज्यादा आप फैसले लेंगे, उतनी ही आपकी रचनात्मक मांसपेशी मजबूत होगी। डर के मारे फैसला न लेना सबसे बड़ा पाप है। इमेज शोइंग अ क्रिएटिव प्रोफेशनल मेकिंग क्रिटिकल डिसीजंस एंड सिलेक्शंस। वो हमें अंतिम 10% के बारे में बताती है। वो कहती हैं कि किसी भी काम का 90% हिस्सा उत्साह में पूरा हो जाता है, लेकिन आखिरी का 10% सबसे थकाव और उबाऊ होता है। यहीं पर आदत काम आती है। जब प्रेरणा खत्म हो जाती है, तब केवल आपकी अनुशासन वाली आदत ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। वो कहती है, मैदान मत छोड़ो जब तक कि काम पूरी तरह से जम न जाए। अंत में ट्विला हमें रिलीज यानी मुक्त करने की कला सिखाती है। वो कहती हैं कि जैसे ही आप अपना काम दुनिया को सौंपते हैं, वह आपका नहीं रहता, अब वह दर्शकों का है। वो हमें सलाह देती हैं कि जैसे ही एक काम खत्म हो, उसे भूल जाओ। अपनी पिछली सफलता की ट्रॉफी को घिसते मत रहो। अगले ही पल अपने अगले खाली कमरे और अगले बॉक्स की तैयारी शुरू कर दो। एक कलाकार की असली खुशी उस चीज में नहीं है जो उसने बना ली है, बल्कि उस चीज में है जो वह बनाने वाला है। दोस्तों, ट्विला थार्प की इस पूरी किताब का निचोड़ एक ही शब्द में समाया है, निरंतरता, कंटिन्यूटी। वो कहती है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कलाकार बनना चाहते हैं, और दूसरे वो जो काम करना चाहते हैं। जो सिर्फ कलाकार बनना चाहते हैं, वे शोहरत और तारीफ के पीछे भागते हैं, लेकिन जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए हर दिन एक नई इबादत की तरह है। ट्विला एक बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाती है। वो कहती है कि कई बार लोग उनसे पूछते हैं, ट्विला,
अब तो आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, अब आप रुक क्यों नहीं जाती? ट्विला मुस्कुराकर जवाब देती है कि रचनात्मकता कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप सुस्ताने लगे। ये एक नदी है। जिस पल आप रुकेंगे, पानी सड़ने लगेगा। वो कहती हैं कि बुढ़ापा शरीर को आता है, आत्मा को नहीं। एक कलाकार तब तक जवान रहता है जब तक उसके पास कल के लिए एक नया विचार होता है। वो हमें मास्टर एंड स्टूडेंट के रिश्ते के बारे में एक गहरा सबक सिखाती है। वो कहती हैं कि चाहे आप कितने भी बड़े उस्ताद बन जाएं, हमेशा एक छात्र की तरह सोचें। वो उन महान शिल्पकारों का जिक्र करती है जो अपनी मृत्युशैया पर भी ये कह रहे थे, मैं अभी भी सीख रहा हूं। ट्विला का मानना है कि जिस दिन आपको लगने लगे कि आप सब जान गए हैं, समझ लीजिए कि आपकी रचनात्मक मृत्यु हो चुकी है। यहां वो साहस, करेज की एक नई परिभाषा देती है। वो कहती हैं कि असली साहस वह नहीं है जो युद्ध के मैदान में दिखाया जाता है। असली साहस तो वह है जो आप हर सुबह दिखाते हैं, जब आप जानते हैं कि पिछला दिन खराब था, जब आपको लगता है कि आपके पास कोई नया विचार नहीं है, फिर भी आप अपनी वर्कआउट ड्रेस पहनते हैं और उस खाली कमरे में कदम रखते हैं। ये खामोश साहस ही दुनिया को बदलता है। ट्विला हमें एक अंतिम रिचुअल, अनुष्ठान देती है जिसे वो धन्यवाद की आदत कहती है। वो कहती हैं कि अपनी कला के प्रति कृतज्ञ रहें। ये एक उपहार है जो हर किसी को नहीं मिलता। अगर आप सृजन कर सकते हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। वो कहती हैं कि अपनी असफलताओं को भी धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने ही आपको मजबूत बनाया है। अंत में ट्विला थार्प हमें उस टैक्सी में वापस ले जाती है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। वो कहती हैं, कल सुबह फिर 5:30 बजेंगे, फिर अंधेरा होगा, फिर वही टैक्सी आएगी और मैं फिर से तैयार होंगी। ये एक अंतहीन चक्र है, लेकिन ये एक खूबसूरत चक्र है। वो हमें चुनौती देती है कि हम अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस की तरह जिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी ट्विला थार्प की द क्रिएटिव हैबिट। हमने सीखा कि क्रिएटिविटी कोई जादुई बिजली नहीं, बल्कि हर रोज की मेहनत और पसीने का नाम है। हमने सीखा कि एक बॉक्स कैसे हमारे डर को दूर कर सकता है और कैसे एक रूटीन हमें आजाद कर सकता है। अब सवाल आपका है, क्या आप आज अपनी उस टैक्सी में बैठने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस खाली कमरे का सामना करने की हिम्मत जुटाएंगे? याद रखिए, दुनिया आपकी सफलताओं को याद रखे न रखे, लेकिन आपकी कोशिश और आपकी आदत ही आपकी असली विरासत होगी। उठिए, अपना बॉक्स उठाइए और आज से ही अपनी रचनात्मक आदत की शुरुआत कीजिए, क्योंकि जैसा कि ट्विला कहती है, भाग्य हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो पहले से ही काम में जुटे होते हैं।